चलो बच्चों, चलो बच्चों मैं स्टार्ट चालू कर रहा हूँ। देख रहे हो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। देख रहे हो बच्चों, हेलो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें एक चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करा के लाना है हमको। तो बेसिकली जब हम चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराएंगे तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। अनन्या बताओ, ये एक्सटर्नल वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? हेलो अनन्या, अनन्या, अगर हम इस चार्ज को यहां से लेके यहां ला रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा बताओ, किसके अगेंस्ट? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि ये जो पॉजिटिव शीट है इसकी अपनी फील्ड होगी, तो फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि फील्ड नहीं चाहती ये पास आए। फील्ड तो क्या चाहती है, ये पॉजिटिव है, इसको और धक्का दे, फील्ड इसको धकेल रही है, इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क, एक्सटर्नल वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना बच्चों, जब कभी यहाँ पर हम इसको यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो फील्ड के अगेंस्ट। जैसे कि अगर हम किसी सामान को उठाते हैं, जैसे मैंने ये डस्टर को लिफ्ट किया, मैं किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ बताओ बच्चों, किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूँ बताओ? मैं वर्क कर रहा हूँ ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फील्ड के अगेंस्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। तो वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस कॉस थीटा या एफ एस हो गया जो भी है। ठीक है, तो जब हम हमारे पास ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं एफ एस, तो फोर्स हमें करीब करीब कितना लगाना पड़ेगा? देखो बच्चों, फोर्स हमें लगभग उतना ही लगाना पड़ेगा जितना ये इसको धकेलने के लिए लगा रहे हैं। जैसे मान लो एक बॉडी है, इसका मास है 1 kg, तो उसका वेट कितना होगा? 10 न्यूटन। अगर इसको उठाना है, इसको उठाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए? बताओ बताओ बच्चों बताओ, इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स देना पड़ेगा? 10 से या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, 10 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन। तो जितना फोर्स इस पे लग रहा होगा, इसको ये शीट रिपेल कर रही होगी कितने फोर्स से? क्यू ई फोर्स से। क्यू क्या है? ये चार्ज, और ई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उतना ही अपोजिंग फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली, ताकि हम इसको मूव करा सके। फोर्स कितना होगा? क्यू ई। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई बताना बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ कितनी हुई बोलो? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10 × 10⁻²। तो ये वर्क डन हुआ या नहीं हुआ बताओ बच्चों? वर्क डन की यूनिट क्या हुई? जूल। कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो, कोई डाउट? बोलो भाई बोलो, किसी को कोई डाउट? बोलो। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है कि जब एक बॉडी को कोई फील्ड एक बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है, जैसे मान लो ये शीट है, इसके पास में चार्ज रखा हुआ है, तो ये शीट इस पे कितना फोर्स लगाएगी इस चार्ज पर? मतलब अभी भूल जाओ, हम उसको लेके नहीं जा रहे, लेट अस टेक, हम कह रहे हैं हम उसको लेके नहीं जा रहे। एक शीट है, एक चार्ज है, तो ये शीट इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे F = QE। अब QE क्यों लगाएंगे? क्योंकि चार्ज की वैल्यू पता है और शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता होती है। क्या होती है शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? σ/2ε0। तो ये हमको पता होती है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, इससे निकाल लिया कि ये शीट इस पर इतना फोर्स लगा रही है। जितना फोर्स इससे इसको भगा रही है, ठीक उतना ही फोर्स से हमें इसको अपने पास खींचना है। समझ में? कम से कम उतना फोर्स देना पड़ेगा, एटलीस्ट उतना फोर्स देना पड़ेगा अगर उसको पास लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। अगर उसको पास लाना है, ठीक है, अगर विदाउट एक्सेलरेशन पास लाना है तो अगर विदाउट एक्सेलरेशन पास लाना है तो कम से कम QE अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा। तो QE हम फोर्स देंगे तभी वो इधर आ पाएगा। जितना फोर्स से वो भगा रहा है उतना ही फोर्स, उससे उतना कम से कम उतना फोर्स देना पड़ेगा। QE फोर्स लगाएंगे हम, फोर्स कितना लगाएंगे QE, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आया। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, मैं अब जिससे पूछूंगा वो आंसर बताएगा। अंशिका, देखो अच्छे, एक्चुअली क्या है कि इसमें K/Q/2/r² का फॉर्मूला नहीं लग सकता है। कारण क्या है कि शीट पे जितना चार्ज है ये हमारे पास नहीं है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि फोर्स K/Q/2/r² फॉर्मूला तब लगता है जब 2 पॉइंट चार्ज होते हैं। एक छोटा सा चार्ज है और दूसरा छोटा सा चार्ज है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्ज के लिए होता है। और अगर 2 पॉइंट चार्ज के अलावा कोई और कन्फिग्रेशन है,
तो आमतौर पे F इज इक्वल टू क्यू ही लगाया जाता है। जैसे मान लो देखो अच्छा कोई एक चार्ज हो गया, अब जैसे यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट चार्ज है और एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ऐसे केस में क्या लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। समझ में आया बच्चों? देखो अच्छा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि चार्ज कैसे कैसे हो सकते हैं। हो सकता है पॉइंट चार्ज हो, एक जगह रखा हो, एक होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब क्या होता है, बोलो, मोस्टली तभी वैलिड होता है। कब कब वैलिड होता है फॉर्मूला, के क्यू इनटू टू बाय आर स्क्वायर वाला, जब हमारे पास क्या रखा हो, 2 पॉइंट चार्ज रखे हो। समझ में आ रहा है बच्चों? 2 पॉइंट चार्ज रखे हो तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है, के क्यू इनटू टू बाय आर स्क्वायर का। जब कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमें F इक्वल टू क्यू ई लगाना पड़ता है। आगे बढ़े बच्चों, चलो अब इसका कैसे करेंगे। देखो अच्छे, अभी जो वैल्यू दी होगी हमने दी नहीं है उसको, अगर वैल्यू कुछ दी हुई होगी इसको पुट कर देंगे, जो वैल्यू गिवन होगी इसको हम पुट कर देंगे। ठीक है बच्चे, बाकी डाउट बाद में, अभी रुक जाओ, अभी हम पहले ये चल लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसके अंदर क्या है कि हमें पूछा है कि रिलेशन डिराइव कर दी है, तो सबसे पहले इस पर फोर्सेज देखने होंगे। एक तो इसका वेट लग रहा होगा नीचे mg, ये मास है, ठीक है, और दूसरा ये शीट है, शीट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं जैसे कि हमें दिया हुआ है। तो शीट इस चार्ज को रिपेल कर रही होगी और ऐसे भगा रही होगी। इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा बच्चों, क्या लग रहा होगा बच्चों, QE। तो और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। तो ये ऐसे कुछ फोर्सेस हैं, टेंशन फोर्स QE mg। अच्छा अब इसमें एक खास बात है बच्चों, ये एंगल, जैसे ये एंगल अगर थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर हम मान लो ये लाइन ड्रॉ कर दें, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बच्चों, बोलो, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। शशांक बताओ, शशांक देखो जिससे पूछे वो बताएगा। ठीक है, एक एक बच्चों से पूछेंगे। ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला थीटा, बताओ कौन से रूल से शशांक बता रहे, कौन बता रहे, कौन, शशांक है क्या? हेलो, अरे शशांक नहीं है क्या, पहले बताओ शशांक का है। अंकित बताओ, अंकित, कृष्ण बताओ, ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा क्या रूल है, क्या रूल लगेगा, क्या है, कौन से रूल से, कौन से रूल, कौन सा रूल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताओ। अच्छी एलोरी का बताओ, क्या क्या प्रॉपर्टी कहलाती है, ये वाला एंगल बराबर कौन सा, क्या प्रॉपर्टी कहलाती है बताओ। शाबाश बच्ची, देखो तो ये थीटा हो गया। अब इसको रिजॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा अगर ये टी है थीटा है तो थीटा के साथ वाला क्या होता है, टी कॉस थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसकी खुद की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। तो अभी देखो बच्चे, ये इसके बराबर हो जाएगा, टी टेंशन है बच्चे, टेंशन, टी इज टेंशन, अभी बताते हैं, रुक जाओ। तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा mg के बराबर हो जाएगा, और टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, ऐसा दिया है, ये बॉडी रेस्ट पे नेट फोर्स 0 होता है। टी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, QE के बराबर हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड कर दें कट जाएगा, टी से टी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू QE बाय mg हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। रुको बच्चे, अब डाउट लेते हैं, रुक जाओ, अब टेंशन मत लो, कई बच्चे सोचने लग जाते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं बच्चों, जो पूछना है पूछो, बस रुक जाओ, पहले हमें कमेंट दिया करो, सब बताएंगे। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। मैं जब पूरा कर दूं तो मैं आपको डाउट का टाइम दूंगा। इसे हम सॉलिड स्फीयर और शेल ले सकते हैं। शेल कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग होता है। मैं आपको थोड़ा आराम से पहले समझाता हूँ क्या होता है। देखो बच्चों, हमारे पास एक, मान लो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। एक चीज यकीन मानना, मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर चार्ज देते हैं तो चार्ज अंदर रिसाइड नहीं करता, ये चार्ज रिपेल करेगा और सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, रिपल्शन के चक्कर में सरफेस पे आ जाता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बट मैं फिर से रिपीट करता हूँ
कि अगर कोई सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, अगर आप कोई चार्ज प्रोवाइड करते हो तो इसका सारा का सारा चार्ज, ऑल चार्ज रिसाइड्स एट सरफेस। सारा चार्ज कहाँ रहता है बच्चों? कहाँ रहता है सारा चार्ज? बोलो। सरफेस पे रहता है। क्यों रहता है, क्या रहता है? अगर किसी को डाउट है हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर चार्ज अंदर दोगे, क्योंकि कंडक्टिंग है तो चार्ज आपस में एक्चुअली रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करता है, और वो अपने आपस में सबसे ज़्यादा दूरी बढ़ाने के लिए दूर से दूर स्प्रेड होगा। और चार्जेस सबसे ज़्यादा दूर कब होते हैं? जब सरफेस पे हो, सबसे मैक्सिमम सेपरेशन पे हो तो दूर होते हैं। ये हुआ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ, या ये अंदर से फिल्ड है, मतलब कंडक्टिंग है, मेटल है इसके अंदर। और अगर शेल है तो शेल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं बच्चों। सुजल बताओ, शेल है तो कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? चाहे कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग शेल है, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है? तो बोथ केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा चार्ज सरफेस पे ही होगा। क्यों? हॉलो होता है तो अंदर कोई चार्ज रह ही नहीं सकता, मतलब अगर स्पेशली आप कुछ रख नहीं रहे तो सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई हमारे पास एक बॉडी है जिसके सरफेस पे चार्ज हो, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर हो, पूरा का पूरा कंडक्टिंग स्फीयर हो, अंदर से कंडक्टिंग स्फीयर है पूरा, चाहे वो शेल हो, वो शेल कंडक्टिंग भी हो सकता है और वो शेल इंसुलेटिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीनों केस एक ही साथ स्टडी हो रहे हैं, क्योंकि तीनों केस एक ही साथ इसलिए स्टडी हो रहे हैं क्योंकि तीनों ही केस में अंदर चार्ज भी एक कैच है, मतलब कैच के मतलब और भी डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, देखो जो क्या होता है, कई बार थिक शेल होते हैं। अभी थिक शेल कैसे होते हैं? थिक शेल कैसे होते हैं? जैसे ये शेल है और मोटा शेल है, अंदर से खाली है बट थिक शेल है। देख रहे हो बच्चों? बोलो भाई बोलो, क्या है इसका नाम? थिक शेल। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों थिक शेल? हेलो, तो थिक शेल है, इसमें भी इनर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज किधर होगा? इसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा। कोई डाउट? आउटर सरफेस मतलब ये बाहर नहीं, ये वाला सरफेस, जो बाहर वाला सरफेस है, ये जो रेड कलर का सरफेस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका आउटर सरफेस है। सारा चार्ज आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है। तो अब आगे चालू करें बच्चों, आगे की कहानी चालू करें। चलो बच्चे, तो जैसे कि आपने ये तीनों सब कुछ देख लिया अच्छे से। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चों, चाहे शेल हो चाहे स्फीयर हो, जो भी हो, हमारे लिए तो सब बात बराबर है। हमारे लिए तो मेन मुद्दा है कि आउटर सरफेस पे सारा चार्ज है। कहानी सारी ये है कि सारा चार्ज किधर पे? आउटर सरफेस पे। समझ रहे हो बच्चों? हेलो, ठीक है। अब देखो बच्चों, चक्कर क्या है कि इसमें हमें डेरिवेशन क्या करना होता है? 2 पॉइंट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, अंदर किसी पॉइंट पे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड स्फीयर निकालना। जैसे ये सेंटर है, देखो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आमतौर पे हम जो भी डिस्टेंसेस मेजर करते हैं किसी भी एक बॉडी में, तो उसके सेंटर से मेजर किए जाते हैं। जैसे शेल है, स्फीयर है, जो भी है, तो सारे डिस्टेंस, जैसे पी पॉइंट है तो पी पॉइंट की सेंटर से दूरी होगी, तो सारे डिस्टेंस हम आमतौर पे किससे लेते हैं? सेंटर से लेते हैं। तो एक पॉइंट पी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी हो मान लो, या फिर मान लो एक पॉइंट क्यू हो जो आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी हो, हमको यहाँ निकालनी हो या यहाँ निकालनी हो, जो भी है। तो इसके लिए हम 2 डेरिवेशन करेंगे, इसके लिए इनसाइड वाला क्योंकि अंदर है शेल के, और इसके लिए आउटसाइड वाला। समझ रहे हो बच्चों? इनसाइड और आउटसाइड। इसके अंदर शेल के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी होती है? बोलो बच्चों, बोलो। इनसाइड द शेल एंड आउटसाइड द शेल। ठीक है, अब क्या है देखो बच्चों, इनसाइड द शेल में मैं आपको वैसे बता देता हूँ, डेरिवेशन बाद में कर लेंगे, बट एक्चुअली क्या होता है कि किसी एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 ही होती है। डिराइव हम आपको बाद में कर देंगे,
कैसे ज़ीरो होती है थोड़ा आइडिया दे देते हैं बच्चों, और बाकी किसी को डाउट हो तो मैं भाई बाद में ऑप्शंस तो आप पूछ है ही खुले पूछने के, तो आप पूछ सकते हो। जैसे मान लो सेंटर पॉइंट ही ले लेते हैं, देखो ये एलिमेंट है, ये वाला चार्ज इस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर लगाएगा, तो सारे चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है। अब सारे चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है तो सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे अवे होगी, और नेट फील्ड क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, चाहे सेंटर पॉइंट लो। क्या सिर्फ सेंटर पे ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, देखा गया एक्सपेरिमेंटली और फिजिक्स में देखा गया है कि शेल या कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हर एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, आइदर मिडल लो और बी ए पॉइंट ले लो और बी पॉइंट ले लो, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से इनसाइड हर पॉइंट पे, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या होती है, ज़ीरो होती है। ये डेरिवेशन फिलहाल नहीं, सिर्फ फिलहाल आपको कहानी की फॉर्म में बता रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चों कहानी की फॉर्म में समझने में कोई दिक्कत किसी को कि भाई होती है तो होती है फिलहाल, कोई डाउट? ठीक है, अंदर हर पॉइंट पे जीरो होती है, चाहे मिड सेंटर हो चाहे उसके अलावा कोई भी पॉइंट हो। डेरिवेशन करेंगे हम आराम से भी, ठीक है, तो डेरिवेशन हम करेंगे बट अंदर जीरो होती है। अब क्या है, डेरिवेशन भी थोड़ा कर ही लेते हैं, चलो अगर इनसाइड कर ही रहे हैं तो डेरिवेशन भी कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इसके डेरिवेशन में कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ये मान लो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लो या शेल ले लो या जो भी ले लो, आप उसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, जो भी कंसीडर करोगे चार्ज तो सरफेस पे रहेगा, जो भी कंसीडर करना, बट ध्यान रखना नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मत ले लेना, क्योंकि मैंने जो बात गिनाई, जो अभी आपको गिनाया था उसमें नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का नाम नहीं लिया था। मैं आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का बताऊंगा, वो अलग चीज़ होती है, ये नहीं है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मैंने आपको बताया था कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल और नॉन कंडक्टिंग शेल, इन तीनों का सेम होता है, समझे बच्चों? हमारे पास 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग शेल। कोई डाउट? देखो जी, स्फेरिकल बॉडी में अगर देखा जाए तो स्फीयर हो सकता है और शेल हो सकता है, और शेल और स्फीयर कैसा हो सकता है, कंडक्टिंग हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। कंडक्टिंग इसका जो मेटल का बना हो और नॉन कंडक्टिंग जो नॉन मेटल का बना हो, ठीक है, 3 केसेस ले रहे हैं हम लोग। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर नहीं लेना हमको, ये पॉसिबल, इसका अलग से डेरिवेशन है, ठीक है। तो एक पॉइंट पी है इनसाइड, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं। क्या करते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं। कैसा गॉसियन सरफेस मानते हैं बच्चों? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ऐसा जो इस पॉइंट पी से पास हो रहा हो। सुन रहे हो बच्चों? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मानते हैं बच्चों हम लोग। तो अब देखो गॉस थ्योरम में तो एक रूल होता है कि भाई जितना फ्लक्स अंदर, जैसे इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा, जितना फ्लक्स इससे निकलेगा उतना फ्लक्स पास होगा। जैसे ये एक फॉर्मूला है, जितना फ्लक्स इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा उससे निकलेगा उतना फ्लक्स इस सरफेस से पास होके जाएगा, और सरफेस से जो पास होगा वो होगा ई ए कॉस थीटा। बट एक्चुअली क्या होता है, जब हमने ये गॉसियन सरफेस माना तो हुआ क्या कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। आप देखो बच्चे, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि अंदर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता तीनों ही केस में। अगर गॉसियन सरफेस बाहर लेते तो बात अलग था। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है आपको, बताना, इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो? इसके अंदर कोई चार्ज नहीं पड़ रहा अभी, क्योंकि सारा चार्ज, मैंने आपको बताया था कि सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। सारा चार्ज सरफेस पे आ गया तो इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं रहा। अगर चार्ज ही नहीं रहा तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0, और क्यू की वैल्यू 0 हो गई तो 0 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, 0 हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल 3 विल बी 0। ऑल 3 कौन कौन सा? स्फेरिकल, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल, तीनों ही केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इनसाइड ऐसे हमने प्रूफ कर दिया। अब हमारी बारी है बच्चों आउटसाइड की। जैसे अब हमें निकालना है आउटसाइड के लिए, तो आउटसाइड के लिए भी सेम स्टेप हम लेते हैं बच्चों, बट आउटसाइड के लिए फ़र्क ये हो जाता है कि हमें आउटसाइड का पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे कंडक्टिंग शेल है हमारे पास, या स्फीयर है, कुछ भी है तीनों में से। अब हमें कोई पॉइंट पी है जो आउटसाइड पे है। अगर आउटसाइड के किसी पॉइंट पी पे निकालना है, जैसे कि मान लो ये पॉइंट पी है, आउटसाइड है, आउटसाइड एग्जिस्ट कर रहा है,
पी पॉइंट है। ठीक है बच्चों, अब देखना बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बच्चों, आमतौर पे हम जब कैपिटल आर और स्मॉल आर यूज़ करते हैं तो आपको कभी ध्यान रखना, कैपिटल और स्मॉल आर दो अलग अलग चीज़ें, ध्यान रखना। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जब हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल की फॉर्म में, तो कैपिटल आर कब यूज़ करते हैं और स्मॉल आर कब यूज़ करते हैं? अनन्या बताओ, अनन्या, 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 अभी कुछ नहीं बताएंगे। अच्छे, अनन्या बताओ। हेलो, कोई है? मीटिंग में नहीं है। अंशिका बताओ, बता सकते हो क्या फ़र्क होता है? बता सकते हो अच्छी, स्मॉल आर और कैपिटल आर में क्या फ़र्क होता है आमतौर पे जब यूज़ करते हैं? तो देखो अच्छा, आमतौर पे जब हम कन्वेंशन वाइज कैपिटल आर यूज़ करते हैं, तो जैसे कोई एक्चुअल में कोई बॉडी है, जैसे ये एक्चुअल में शेल है, ये एक्चुअल में जो शेल है इसका रेडियस है, रेडियस ऑफ शेल और स्फीयर है, जो भी है उसका रेडियस। और स्मॉल आर क्या होता है? स्मॉल आर सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, कल को आप कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कैपिटल आर क्या है, स्मॉल आर क्या है। कन्वेंशन हमेशा आपको याद रहनी चाहिए इसमें। तो ये पॉइंट है, इसका सेंटर से दूरी है, ये स्मॉल आर हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। हम यहाँ पे भी कैसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे बच्चों? कैसा? स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया हमने। बोलो बच्चे, बोलो। बताते हैं बच्चे, बताते हैं। देखो बच्चों, हमें ये शेल है, इस शेल की वजह से इस पे चार्ज रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है अपने आसपास फील्ड एमिट कर रहा है। ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शेल के से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये निकालना है हमको। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं स्टार्टिंग में बताया तो बच्चों, जितनी भी डेरिवेशन है, सभी डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। यहाँ पर हमें क्या करना था, अंदर एक पॉइंट था P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। यहाँ एक बाहर एक पॉइंट है P, इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये शेल है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है अपने आसपास। अंदर तो होगी नहीं, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बोलो? अंदर क्या होती है बोलो बच्चों? जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने गॉसियन सरफेस माना। कैसा गॉसियन सरफेस माना? ठीक ऐसा ही, जो कि क्या है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, देखो अच्छा, अब क्या है, ये गॉसियन सरफेस है। इस गॉसियन सरफेस ने इस स्फेयर को अपने अंदर समा लिया, इनक्लोज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, ये एमिट कर रहा है, और वो जो फ्लक्स है किससे पास होके जा रहा है? जो फ्लक्स ये एमिट कर रहा है वो किससे पास होके जा रहा है बोलो? वो गॉसियन सरफेस से क्रॉस करके जा रहा है। ये जो ये छोड़ रहा है वो गॉसियन सरफेस से क्रॉस होके जा रहा है। तो हमें पता है कि जितना ये फ्लक्स छोड़ेगा, कितना छोड़ेगा, Q by एप्सिलॉन नॉट, उतना फ्लक्स किससे पास होके जाएगा? गॉसियन सरफेस से निकल के जाएगा। ये cos थीटा। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जैसे हमने पहले दो डेरिवेशन किए थे उनमें तीन तीन सरफेस हुआ करते थे, क्योंकि वो सिलेंडर थे। अब ये जो है, ये सिलेंडर नहीं, ये स्फेयर है। स्फेयर में कितने सरफेस होते हैं बोलो? स्फेयर में कितने सरफेस होते हैं? सिंगल सरफेस होता है, इसलिए हमें तीन तीन नहीं लगाना पड़ा, एक ही लगाना पड़ा। अब जैसे ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब इस P पॉइंट पे एरिया वेक्टर कैसा होगा? ये देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, ये देखो एरिया है, एरिया का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, दोनों में एंगल जीरो हो गया। cos जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो Q by एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? E इंटू ए, क्योंकि cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एरिया को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? Q by a एप्सिलॉन नॉट। और एरिया की वैल्यू पुट करेंगे, किसका एरिया पुट करेंगे? हम एरिया पुट करेंगे गॉसियन सरफेस का, क्योंकि ये जो E है cos थीटा है, किसके लिए लगाया जा रहा है? गॉसियन सरफेस। तो एरिया क्या होता है? स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट।
और बच्चों हमने पढ़ा है k इज इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0। तो 1/4πε0 को हटा देंगे हम यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा KQ/r² हो जाएगा। आ रहा है, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है। ये क्या हो जाएगा KQ/r²। अब यहाँ पर जैसे ही बच्चे इसको देखते हैं ये कहते हैं सर ये तो पॉइंट चार्ज की तरह ही हो गया। जब हमने स्टार्टिंग में पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई थी, जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि एक पॉइंट चार्ज है हमारा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r² होती है, तो बच्चे कहेंगे सर ये वैसा ही हो गया। बिल्कुल ठीक वैसे ही हो गया। पॉइंट चार्ज है, एक छोटा सा चार्ज रखा रहता है, तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे P पे जो कि r डिस्टेंस की दूरी पे है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है KQ/r² ही होती है। सेम फॉर्मूला वैसे ही इसका भी आ गया, बट यहाँ एक फ़र्क है। तो यहाँ जो फ़र्क है वो हमें बताएगा कृष्णम बताएगा। तो इसमें पॉइंट चार्ज में इसमें क्या फ़र्क हुआ बच्चे बताओ, कृष्णम बताओ बच्चे। ये पॉइंट चार्ज में भी फॉर्मूला आ रहा है, इसमें फ़र्क क्या है बस। अरे बच्चे फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दोनों का सेम होता है। देखो बच्चे फर्क ये है, पॉइंट चार्ज एक छोटा सा चार्ज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी पॉइंट पे निकाली। ये एक शेल है। अब शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा सकती है, बाहर भी पूछी जा सकती है। अंदर तो 0 थी और बाहर का फॉर्मूला सेम सा ही बैठता है जैसा इसका है। अब बाहर अगर देखा जाए, अगर शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हो तो दोनों के फॉर्मूले में कोई फर्क देखने को हमको नहीं मिल रहा है, दोनों एक तरीके से सेम से ही है, जैसा पॉइंट चार्ज वैसा ही है। बट अंदर शेल के अंदर, अब शेल अलग चीज़ है, शेल पे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इस पे पॉइंट चार्ज है भले ही, बट बाहर के दोनों के फॉर्मूले क्या हैं सेम है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर होती है उसकी उन दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर क्या है सेम है। अगर हमसे एग्जामिनेशन में ग्राफ पूछें कि भाई एक स्फेरिकल शेल है, उससे अगर हम सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ें, हम सेंटर पे अभी सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ना चालू करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करेगी, समझ रहे बच्चों, सेंटर से बाहर की तरफ। तो इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, दिखा देते हैं। ये बच्चों अगर मान लो साथ साथ में बगल में ग्राफ रख के ड्रॉ करें तो ऐसी देखो, ये तो यहाँ से हम निकल रहे हैं बच्चों, निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं इधर बाहर की तरफ, बट अंदर के सारे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी 0, क्योंकि इनसाइड क्या रहती है 0। अब हम सरफेस पे आ गए, देखो बच्चों किस पे आ गए, अंदर से बाहर चलते चलते कहाँ आ गए, बोलो भाई बोलो, सरफेस पे आ गए। अब देखो बच्चे सरफेस और यहाँ आउटसाइड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस या आउटसाइड सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r²। और खासकर सरफेस पे जैसे आमतौर पे फॉर्मूला ये है, ये ध्यान रखना, इनसाइड के अलावा ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर हम सरफेस पे हैं तो सरफेस और इनसाइड सेम नहीं होता। इनसाइड मतलब कि सरफेस के अंदर अंदर, मतलब यहाँ इसके अंदर अंदर, इस पे नहीं, इसके अंदर अंदर। इसके अंदर अंदर क्या होगा 0 होगा, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट सरफेस पे क्या हो जाएगा, देखो जो सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी बता सकते हो एट सरफेस, देखो बच्चों अगर हम सरफेस की बात करें, सरफेस पे स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो जो आप सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ कैपिटल R पुट कर दोगे तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस पे, उसकी वैल्यू को हम क्या ले लेंगे KQ/R²। और ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस पे होती है, एट सरफेस। और जैसे ही सरफेस से हम अवे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से वेरी करेगी। और कैसे वेरी करेगी, हाइपरबोलिकली। कैसे, क्यों, क्योंकि देखो E 1/r² से वेरी कर रहा है। जब कोई चीज़ 1/r² से वेरी करती है तो इन्वर्स का ग्राफ आता है और ऐसे ऐसे वेरी करता है। इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ करने को मिलता है, यहाँ से यहाँ तक 0, सरफेस में मैक्सिमम, फिर सरफेस से बाहर जाएंगे तो फिर से डिक्रीज करता है। अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे।